अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमती इत्तेहाद पर अपने खिलाफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि उन्हें जवाब दूंगा जो उन्हें बदनाम करने के लिए उनके अल्फाज मस्क कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के आर्मी चीफ से मुतालिक बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा था कि अब वो मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त इल्ज़ामात में मुलविस हो रहे हैं। इदारों को बदनाम करने के लिए इमरान नियाज़ी की नफरत अंगेज बातें नई सतहों को छू रही हैं। मामले पर हमारा सवाल है कि क्या इमरान खान का हुकूमती इत्तेहाद पीडीएम पर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खौफजदा होने का इल्ज़ाम दुरुस्त है? ये भी सवाल करेंगे अपने सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार जो हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या इमरान खान की सियासत तहरीक इंसाफ को बंद गली में ले जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सुहेल वराइज साहब, इरशाद भट्टी साहब और रीमा उमर ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रीमा, आपसे डिस्कशन का आगाज करेंगे। आपको क्या लगता है जो हालिया दिनों में इमरान खान ने बयानात दिए हैं, जो खिताबात उन्होंने किए हैं, क्या उनकी सियासत तहरीक इंसाफ को बंद गली में ले जा रही है? जी शुक्रिया। इमरान खान साहब की सियासत है क्या? मेरा ख्याल है पहले तो इसको समझना चाहिए। शायद कुछ साल पहले उनकी सियासत में मुख्तलिफ पहलू थे, लेकिन आजकल उनकी सियासत है ही सिर्फ नफरत पे बेस्ड। वो अपने आप को दिखाते हैं कि वो वाहिद शख्स है, उनकी पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो सबके खिलाफ खड़ी है, एलीट्स के खिलाफ खड़ी है, करप्ट लोगों के खिलाफ खड़ी है, गद्दारों के खिलाफ खड़ी है। तो ये है ही ऐसा नैरेटिव जो नफरत पे बेस्ड है। इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है, कुछ आइडियोलॉजिकल नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं है। ये है ही पॉइजनस नैरेटिव। इसमें सिर्फ इमरान खान जो हैं वो हक हैं, बाकी सब बातिल हैं, वो सच हैं, बाकी सब झूठे हैं, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, बाकी सब गद्दार हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में उनके साथ अगर आपकी फौज या आपकी एस्टैब्लिशमेंट नहीं खड़ी तो वो उनको भी निशाना बनाएंगे। उनका इशू ये नहीं है कि फौज अपने आईनी जो उनका रोल है उस तक महदूद रहे। उनका इशू ये है कि फौज उनके साथ नहीं है। जब वो अदलिया पे भी तनकीद करते हैं, इशू उनका होता है कि उनके खिलाफ जजमेंट्स क्यों आ रही हैं। वो आइन और कानून की बात नहीं करते और मुझे उनके ये जो बयानात हैं उनसे यही इशू है। अगर वो फौज की सियासत में मुदाखलत पे बात करें, अगर वो क्लैरिफाई करें, हमें डिटेल्स बताएं कि फौज ने उनके साथ क्या ज्यादती की जो गैर आईनी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के से पहले और उसके दौरान, तो मेरा ख्याल है बहुत से लोग जो है उनकी बात समझेंगे, शायद उसे कुछ वैल्यू भी करें। लेकिन वो चाहते हैं कि फौज उनके पास वापस आए, उनको सपोर्ट करे, चाहे वो कानून के, जमहूरियत के, आइन के खिलाफ हो। हाँ, इमरान खान साहब प्रूफ के साथ बात करें, दलाइल के साथ बात करें, एविडेंस के साथ बात करें, तो फिर उनकी बात कोई समझेगा नहीं। लेकिन उनका कंसर्न ये नहीं है, उनका कंसर्न अपनी सियासत है सिर्फ और इक्तदार। जी, यही बात जो आप कर रही हैं भट्टी साहब की तरफ लेके चलते हैं। और भट्टी साहब, ये भी कि क्या इमरान खान का जो हुकूमती इत्तेहाद पीडीएम पर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खौफजदा होने का इल्ज़ाम लगाया गया है खान साहब की जानिब से, आपको वो इल्ज़ाम दुरुस्त लगता है? जी बिल्कुल 100% दुरुस्त लगता है। इमरान खान की मकबूलियत ही तो वाहिद मसला इस मुल्क का। इमरान खान तो ही पीडीएम के लिए कोई सैलाब मसला नहीं है, कोई महंगाई मसला नहीं है, कोई बेरोज़गारी मसला नहीं है, कोई गुर्बत मसला नहीं है, आवाम की महरूमियाँ मसला नहीं है, कोई अच्छा अस्पताल ना होना ये मसला नहीं है, साफ़ पानी ना होना मसला नहीं है, और अच्छा स्कूल होना ना मसला नहीं है। कारकर्दगी देख लें, डॉलर मसला नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज मसला नहीं है, और खारजा ताल्लुकात मसला नहीं है, दाखिला ताल्लुकात मसला नहीं है। इनके लिए सबसे बड़ा मसला इमरान खान। ये सुबह उठते हैं और शाम रात गए तक एक इनकी होती है, इमरान 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 इमरान। इन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया। ये कितने जालिम लोग हैं कि इनके साथ जो कुछ हुआ है 40 साल से इन्होंने नहीं सीखा। दहशतगर्द इमरान खान है, फितना इमरान खान है, और गद्दार इमरान खान है, आइन शिकन इमरान खान है, तबाह बर्बाद कर देना इमरान खान को, ख़त्म कर देना इमरान खान को, चोर इमरान खान है। अभी आया नहीं है फैसला। अपना नवाज शरीफ जिसके खिलाफ फैसला आया है वो आज भी रोते हैं। बच्चे से तनख्वाह ली थी, बच्चे ने तनख्वाह नहीं दी थी, बच्चे की तनख्वाह पे वो हो गया। अब क्या हो गया? अब ये है कि अब क्या हो गया है, अब ये मेरे कान में भी आवाज आ रही है लेकिन काइंडली सुन लीजिएगा एक दो जुमले। अब क्या हो गया है?
اب یہ ہو گیا وہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ آیا بھی نہیں، مگر وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو خدا کے لیے عمران خان دہشت گرد نہیں ہے، عمران خان محب وطن انسان ہے۔ عمران خان نے جو بیان دیا ہے ہم نے کل اس کی مذمت کی ہے، اس سے پہلے جو بیانات دیے ہیں وہ مذمت کر رہے ہیں کہ یار خدا کے لیے 2 ادارے رہ گئے ہیں، فوج اور عدلیہ رہ گئی، اللہ کے نام پہ ان کو بخشو، اپنے کام کرو۔ اگر فوج چاہتی ہے کہ وہ سیاست سے آؤٹ ہونا چاہتی ہے تو اس کو مدد کرو، آؤٹ کرو، اور آپ اپنے سیاست خود کرو اگر کرنا چاہتے۔ آپ کا یہی سب سے بڑا پرابلم تھا کہ فوج کیوں سیاست میں آتی ہے، اور آج آپ نہ کریں، بس کر دیں، آپ مقبولیت کی انتہا پر کیا، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں سویرے سے شام تک 12 پریس کانفرنسیں، 14 پریس کانفرنسیں، ایک ہی مسئلہ ہے، صبح سے شام تک بیٹھے ہیں۔ شرم آتی ہے مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر، سیلاب والوں جو ڈوب رہے ہیں، مر گئے ہیں پاکستان، ہم غربت میں ڈوب گئے، مہنگائی میں ڈوب گئے، سیلاب میں ڈوب گئے، ایک کام نہیں دھیلے کا۔ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، اور عمران نیازی صاحب جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں آپ اس سے اگری کریں گے؟ انہوں نے جو انالیسس دیا ہے اس وقت، دیکھیں جی عمران خان صاحب کو جو اقتدار ملا ہے تو وہ اس کی ساری ڈائنمکس جانتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل تھے جو کار فرما رہے اور 25 جولائی 2018 کا الیکشن وہ جیت کے اقتدار میں آئے، اور پھر کس طریقے سے انہوں نے اس کو جو ہے ایک چونکہ ان کے میجورٹی نہیں تھی تو کولیشن گورنمنٹ بن کے آئے۔ یہ جب 2014 میں دھرنا پہ آئے تھے تو میں 3 اگست کو 2014 کو 10-12 دن پہلے ایک جنگ میں کال میں لکھا تھا کہ عمران خان بند گلی میں جا رہے ہیں۔ ابھی بھی چند ہفتے پہلے ان کے 25 مئی کے دھرنے سے 1-2 ہفتے پہلے بھی میرا بالکل اس بار میں نپتل اوپینین تھا کہ یہ ڈیڈ اینڈ کی طرف چلیں گے، یہ سیاست جو ہے ان کو لے کے جائے گی۔ اب سیاست ان کے پاس 2 پوائنٹس سیاست ہے۔ ایک یہ ہے کہ جی ان کو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک فرسٹریشن ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھے اقتدار میں لایا ہے انہوں لوگوں نے مجھے اقتدار سے محروم کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی بیانیہ لے کے آئیں، پاکستان کا ماضی گواہ ہے کئی دہائیوں سے کہ اس کو پاپولیرٹی ملتی ہے، رفتیں ملتی ہے، کوئک فکس ہے عوام تک جانے میں۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 8-9 مہینے پہلے اگر عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی یہ جینوئن ہوتی، مطلب میں یہ نہیں کہا کہ جینوئن نہیں ہے لیکن سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہوئی ہے، تو 8-9 مہینے پہلے لوگ پی ایم ایل این سے ٹکٹ نہ مانگ رہے ہوتے۔ پھر یہ جو آج ان کا جو کمپلین ہے یا جو جھگڑا ہوا ہے کہ میری بیان کو مسخ کیا گیا ہے یا جو اس طریقے سے نہیں پیش کیا گیا، تو مجھے بتائیں کہ اس بیان کے اندر وہ کون سی فلسفیکل جو ہے وہ تھی کہ اس کو ڈیسائفر کرنے کے لیے، اور اس کو کوئی ایسی بات تھی کہ جس کے لیے کوئی آپ کو راکٹ سائنس چاہیے تھی؟ سمپل سی بات تھی۔ بھٹی صاحب نے جو کرٹیسائز کیا ہے، کاش بھٹی صاحب یہ کہہ دیتے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ اصل کرٹیسزم کے بعد جو سٹر ہے، جو ارتعاش ہے، اس کے اندر آیا کب ہے؟ پرسوں چوتھ سے لوگ تو لگے ہوئے تھے، کوئی ان کی سنی کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے لوگ جو تھے وہ تو سینہ چوڑا کر کے پھر رہے تھے۔ یہ ضرور تھا کہ جو صاحب فکر لوگ تھے تحریک انصاف والے، اسی رات ان کو ایک ان کا تفکر دیکھنے میں جو سے تعلق رکھتا تھا، ان کے خاص فکر آ رہی تھی، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ اس کے اندر عمران خان صاحب کے اندر غصہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب کسی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کو اندر سے جلال بھی آتا ہے، لیکن فیصلہ بعد میں ان کا جسم کانپ رہا تھا، یہ غیر معمولی چیز تھی۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا تھا کہ وہ ذہنی طور پہ کسی ایسے دباؤ کا شکار تھے یا کوئی اس طرح کی ان پریشانی تھی۔ بہرحال واٹ ایور عمران خان صاحب نے جو کام کیا ہے، اس کے یہ بات کل بھی آپ نے اپنے انالیسس میں کی تھی، پشاور میں یہی بات بڑائی صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ایکسپلینیشن دے دیں، کتنی ایک فکر لے لیں، کتنی ایکسپلینیشن دے دیں، ناکافی ہے، اور بعد از خرابی بس سے آ رہے ہیں۔ لیکن اور ایک اور بات ہے مبشر، یعنی ایک بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ تحریک انصاف کے، مجھے عارف علوی صاحب نے کیا کہا ہے؟ عارف علوی صاحب نے کہا ہے کہ میں آرمی چیف سمیت پوری فوج محب وطن، عمران خان اپنی وضاحت خود کریں، مقصد کیا تھا؟
यानी आरिफ अलवी साहब सदर जो तहरीक इंसाफ के वो ये कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ के कोई भी बंदा जो है वो इसको ओन नहीं कर रहा ऑफ द रिकॉर्ड। ये मैंने कोई 14-15 लोगों से बात की है और जस्टिफिकेशन भी कुछ पीटीआई के रहनुमा दे रहे हैं। भट्टी साहब आपके पास दोबारा आएंगे, वड़ाइस साहब का एनालिसिस देना भी जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया है वड़ाइस साहब के इदारों को बदनाम करने के लिए इमरान नियाजी की नफरत अंगेज बातें नई सतहों को छू रही हैं और कल भी आपने अपने तज़किरे में कहा था कि इमरान खान साहब को मुफाहिमत भी करनी होगी और साथ ही साथ जारियत की भी सियासत, दोनों को साथ लेकर चलना होगा। तो इस वक्त जो नियाजी साहब बात कर रहे हैं ऐसा लगा कि उन पर कोई प्रेशर है। इस वक्त खान साहब कैसी सियासत कर रहे हैं आपके ख्याल में, क्या तज़किरा आपका? मेरा ये ख्याल है कि खान साहब बिला जरूरत जा रहा, उनको पॉपुलैरिटी मिल चुकी है और इस पॉपुलैरिटी मिलने के बाद उन्हें अब थोड़ा सा तवक्कुफ करना चाहिए और तवक्कुफ करके अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना चाहिए, इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, थिंक टैंक बनाने चाहिए, अगली हुकूमत की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन वो इसके करने की बजाय रोज एक नया जलसा करते हैं जिसमें एक नया पंडोरा बॉक्स खोल देते हैं और उन्हें फायदा नहीं हो रहा। या तो उन्हें कोई फायदा हो रहा होता, कुछ सियासी फायदा हो रहा होता, कोई और फायदा हो रहा होता तो हम कहते, इसका उन्हें नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि वो अपनी इस तरह के बयान करें और उसकी बजाय वो फोकस करें कि एक मुफाहमाना तर्ज अमल पर, पार्टी स्ट्रक्चर पर, अपनी पार्टी को ठीक करें। उनकी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल कोई नहीं है निचली सतहों पे, तो उस पार्टी को ठीक करें ताकि अगले इलेक्शन में जब मौका आए तो उनकी पार्टी जो है वो ठीक तरह परफॉर्म कर सके। थिंक टैंक बनाए ताकि उनकी हुकूमत आए तो कोई खजाना पर, बाकी शोबों पर, एनर्जी पर कोई उनकी पॉलिसी हो। तो वो जब हुकूमत में आ जाते हैं तो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आ रही। तो ये पहले से तैयारी करनी चाहिए। तो वो उनको चाहिए कि आप इस बात पे करें, हर रोज तकरीर में फौज के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करने से उन्हें हुकूमत नहीं मिलेगी बल्कि हुकूमत दूर होती जाएगी। मुझे एक चीज ऐड करनी है प्लीज। ठीक है वड़ाइस साहब आपका। जी रीमा, मेरा एक सवाल है और वो ये कि इमरान खान साहब जो हैं, हम सब ये मानते हैं वो नैरेटिव्स के माहिर हैं, हम सब ये बात करते हैं, उनकी सोशल मीडिया में यूथ में बहुत मकबूलियत है। अगर वो थिंक टैंक्स पे काम करेंगे, पॉलिसी पे काम करेंगे, अपनी आगे उन्होंने किस तरह मुल्क को डायरेक्शन क्या देनी है उसकी बात करेंगे, तो अपने वो जो सपोर्टर्स हैं सोशल मीडिया पे, जो इतने हजूम में उनके क्राउड्स जो उनके जलसों में आते हैं, उनकी गैदरिंग्स में आते हैं, वो उनको क्या देंगे? तो मेरा ख्याल है एक मेथड है इस मैडनेस में, ये सिर्फ मैडनेस नहीं है। वो अपने जो सपोर्टर्स हैं उन्हें कुछ देना चाहते हैं जिसपे वो ट्रेंड्स बनाएं। वो जो नफरत है, जो उनकी सियासत का, अभी भी मैं कहूंगी आजकल जो उनकी सियासत है उसकी जो फाउंडेशन है वो उसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं। वरना वो फ्यूल अगर खत्म हो जाएगा तो जिस मकबूलियत की हम बात करते हैं उसका क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उनकी सियासत का क्या होगा, क्योंकि उनके पास एक क्या होगा जो आपने रीमा एनालिसिस दिया है, इसी पर इरशाद भट्टी साहब का भी कमेंट ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा से इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि क्या इमरान खान की सियासत और जो हालिया दिनों में उन्होंने खिताब किए हैं मुख्तलिफ जलसों में और जो बयानात दिए हैं, उनकी सियासत तहरीक इंसाफ को बंद गली में ले जा रही है या नहीं? सोहेल वड़ाइस साहब ने और रीमा उमर साहिबा ने कुछ तजावीज़ दी थी जिस पर कमेंट करना चाह रहे हैं इरशाद भट्टी साहब। जी इरशाद भट्टी साहब, क्या कहेंगे आप? एक तो मैं रीमा साहबा से एग्री करता हूँ, इत्तफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहे, या इमरान खान साहब कोई ये मुंह से नहीं निकल गया उनसे। वो पहले दिन से एक बयानिया या नैरेटिव लेके चल रहे हैं और उसकी कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रहे हैं। एक पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं कि उनको मकबूलियत भी मिली है और वो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान हैं। तीसरा, इसमें भी कोई शक नहीं कि हुकूमत पीडीएम की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस और बाकी उनके अपना वो जो लोगों का एक झमघटा सा है वो भी इमरान खान को प्लस पॉइंट दे रहा है और ऊपर से जो उनकी हालात हैं वो भी। चौथी बात ये है कि एक और बड़ा फैक्टर है इमरान खान के लिए जो प्लस पॉइंट था कि इमरान खान साहब के निकालने पर हो सकता है इतने लोग दोबारा ना रंजीदा होते जितने
इमरान खान के जाने पर, इनके आने पर हो गए कि ये फिर से सारे आ गए और सारे फिर से आके वहीं से शुरू कर रहे हैं बच्चों समेत, तो वो भी हो गया। लेकिन अब क्या है, अब आज मसला ये है, मैंने जैसे पहले कहा मुबश्शिर भाई, कि आज मसला ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी के बहुत सारे लोग, यानी 80-90% लोग और बहुत सारे उनके जो सपोर्टर जो चाहते हैं वो इस सिस्टम में रहें और वो सियासत करें, वो डिफेंड नहीं कर पा रहे इमरान खान साहब को। पार्टी के अपने लोग इस तरह के, क्योंकि एक हद होती है नैरेटिव की भी, सारे की। आप जब तनकीद तो ठीक है, तजलील और बेइज्जती तो एक तो वो, दूसरा ये इमरान खान साहब को शॉर्ट टर्म के लिए, मैं नहीं मानता कि इससे बड़ी मकबूलियत, ये शॉर्ट टर्म मकबूलियत है। लॉन्ग टर्म मकबूलियत या लॉन्ग टर्म प्लानिंग इमरान साहब के पास होनी चाहिए कि अब वो इसको, अपनी मकबूलियत को किस तरह आगे ले जाते हैं और इलेक्शन में किस तरह करते हैं, कब तक ये चलेंगे। अब इस पे आ गए मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ, इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो एक मौका अल्लाह ने दिया है, वो एक इसको करें और एक इस बंद गली से निकालें। इमरान खान, पूरी 12 पार्टियां एक तरफ, इमरान खान एक तरफ, और इस वक्त वो कर सकते हैं कि कौम को बंद गली से, कौम को नफरत से, कौम को तकसीम से मजीद बचा सकते हैं। और फिर कह रहा हूं, इमरान खान गद्दार नहीं है, खुदा के लिए ये इन PDM वालों को कोई खौफ खुदा करना चाहिए, वो दहशत गर्द नहीं है। इख्तलाफ कर सकते हैं, मुजम्मत कर सकते हैं, और ये इससे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें इन PDM वालों ने की हैं। जी सही। न्याजी साहब, ये जो जिस मकबूलियत की बात हो रही है, क्या इस मकबूलियत का फायदा उठा रहे हैं इस वक्त खान साहब, या उल्टा उन्हें नुकसान हो रहा है ऐसे बयानात देकर? इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो है क्या चीज़ के, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट को लिताड़ के उन्होंने ये मकाम हासिल किया है। हम 9-10 महीने पहले यही सीना तान के कहते थे कि जी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासत कर रहे हैं, और पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान है कौन, जो नवाज शरीफ के मानने और चाहने वाले थे। आज वो बात नहीं कह रहे कि उनको पता है कि नवाज शरीफ की सियासत कमज़ोर हो चुकी है। इमरान खान साहब की चाहने और मानने वाले वही कह रहे हैं कि हम मकबूल तरीन सियासत कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब की सियासत के अंदर दो नीचे टियर्स हैं। एक टियर वो है जिसकी भट्टी साहब ने जिक्र की है, जो कि एक्सपीडियंट है, जो कम्प्रोमाइजिंग है, वो बिल्कुल उनको वारा नहीं खा रही सियासत, चाहे शामिद कुरैशी हो, चाहे फवाद चौधरी साहब हो, चाहे कोई भी हो। एक नीचे ओरिजिनल तरीके साहब के, जिनकी मेरी कराची के अंदर जितनी की लीडरशिप है, कल भी मुलाकात हुई है, आज भी मुलाकात हुई दोपहर को। दोनों के हाँ ये है कि जी एक स्टेप जो पीछे हटे तो वो बहुत सियासी तौर पे नुकसान होगा, उसकी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी। फिर इमरान खान साहब के पास दो रास्ते हैं। मैं हमेशा कह रहा हूँ, जब से इन्होंने ये सियासत शुरू की है, कि ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं है। सोहेल साहब भी कह चुके हैं, मैं बिल्कुल से एग्री करता हूँ, और रीमा ने भी अभी एग्जैक्टली यही बात की है कि उनको जो वजह वजूद है उनकी सियासत का, उनकी मकबूलियत है, वो एस्टेब्लिशमेंट को लिताड़ना है एक क्रूड सेंस में। और ये बात ही ग्रां गुजरी है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट पे भी और बाकी भी लोगों पे कि इमरान खान साहब उसमें सारी हदें क्रॉस कर गए हैं। और इससे अगर ये चेक 2-3 दिन ना होता तो आज पेशावर की तकरीब में बजाय आज वजातें देने के जो उन्हें देनी है, ऐसी बात करते क्यों, जब आपको वजातें देनी पड़ती है उन्हें मजीद आगे बढ़ना था। सही, क्योंकि बंदा जब इंजॉय कर रहे होते हैं वो तो क्राउड की जो है उनका सिंक्रोनाइज हुए हैं क्राउड के साथ। तो ये से बस ज़हन में रखें कि ये इस जिस चीज़ों को पॉपुलैरिटी दी है, इसको वो आखिर में कुर्बान करेंगे। और इक़्तिदार जो है इसी गो में उनका ख्याल है कि शायद में प्रेशर में लाके जो है मिल जाए। जिनका मुकाबला है वो ना भूलते हैं ना माफ़ करते हैं। ये उनकी 70 साल की तारीख मेरे सामने है। वो चाहे इमरान खान साहब किसी जगह आ जाएं, वो नहीं भूलते ना माफ करते हैं। उनके पास टेक्टिक्स उनके सारे। ठीक है न्याज़ी साहब, आपका पॉइंट आ गया। रीमा, आपने इरशाद भट्टी साहब का भी कमेंट सुना है, न्याज़ी साहब का भी कमेंट सुना है, और इमरान खान साहब की सियासत पर ही बेसिकली बात हो रही है। आपके ख्याल में मुफाहिमत की तरफ खान साहब का जो बयानिया है या खान साहब की सियासत है वो इस तरफ आएगी? जी, मैं शुरू से आज यही बात कर रही हूँ कि मेरा ख्याल है अगर वो इस तरह के कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिशियन बन जाएंगे, उनका बयानिया होगा कि सबके साथ हमने चलना है, तो वहां उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। वो एक ट्रूली पॉपुलिस्ट लीडर हैं। उनका पूरा नैरेटिव ही इस चीज पे बेस्ड है कि इट्स हिम वर्सेस एवरीवन एल्स।
सब करप्ट हैं, सब एलीट हैं, सब गद्दार हैं, सिर्फ वो वाहिद हैं जो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। वो अगर सबके साथ मिलके एक टेबल पे बैठ जाएंगे, पॉलिसी की बात करेंगे, आइडियोलॉजी की बात करेंगे, तो शायद उनकी सियासत को बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा। और अगर आप सोशल मीडिया में जो उनके फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन्हें देखें, उनकी बातें पढ़ें, शायद जो बाकी लीडर्स हैं वो उस तरह से ओन नहीं कर रहे उनकी बात, लेकिन उनके सपोर्टर्स ओन कर रहे हैं, वो एक कदम आगे जा रहे हैं। आप ट्रेंड्स तो देखें किस तरह चलते हैं इमरान खान साहब की स्पीचेस के बाद। एक और चीज मैं छोटी सी ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि जब हम मकबूलियत की बात करते हैं, शायद इमरान खान साहब को इसी तरह की मकबूलियत पसंद है जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है गवर्नेंस की, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है डिलीवरी की, सिर्फ उन्होंने एक बात करनी है और बहुत पजीराई मिलती है उनको। इशू ये है कि सिर्फ इस पे सियासत आगे किस हद तक वो ले जा सकेंगे ये सवाल है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब से आया तब से उनका एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा था, वो था अर्ली इलेक्शंस, फौरी इलेक्शंस। हम सितंबर आ गया है, नवंबर में अपॉइंटमेंट है अहम तरीन, अभी तक अर्ली इलेक्शंस का कोई इंडिकेशन ही नहीं है। अब अगले साल तो इलेक्शन वैसे ही ड्यू है, तो ये उनका जो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था उस पे उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त फेस करनी पड़ रही है। और बाकी पार्टीज अब उन पे जो भी तनकीद करें, सब बहुत सवाल उठाते थे कि ये इतना पीडीएम है, पीपल्स पार्टी, एएनपी, ये साथ मिलके कैसे चलेंगे, बहुत इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो साथ चल रहे हैं। तो प्योरली ऑन दिस वो पार्टीज हुकूमत कर रही हैं, अच्छी कर रही है, बुरी कर रही है, उस पर बात कर सकते हैं। इमरान खान साहब का जो सिंगल पॉइंट एजेंडा था उन्हें वो हासिल नहीं हुआ, तो इससे भी उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आती है, क्योंकि इवेंचुअली वो भी दिखाना चाहते हैं। कोई और अगर देख रहा हो वो ये कहे कि वो बाई इलेक्शंस जीत रहे हैं, उनकी मकबूलियत बहुत है, अगले इलेक्शंस की वो तैयारी करें, लेकिन अगर वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे ये नैरेटिव, और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन में बात भी नजर आती है, केसेस भी है उनके खिलाफ, ये खौफ भी हो सकता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, उन्हें कोई और सजा हो जाए, वो सब भी हमें नजर आती है, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ रही है उसमें। ठीक है रीमा, ठीक है। वड़ाई साहब, इस पर आपका आखिरी कमेंट चाहेंगे कि अब जो खान साहब की सियासत है या खान साहब के खिताब हैं या मुतालिबात हैं, क्या इत्तेहादी हुकूमत इस प्रेशर में आएगी इनके खिताबात के बाद और अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकती है इत्तेहादी हुकूमत या नहीं? जी देखें, जो प्रेशर था खान साहब का अर्ली इलेक्शन पर, वो तो वैसे ही सैलाब बहा के ले गया है, क्योंकि अब सैलाब की वजह से भी अर्ली इलेक्शन की बात नहीं हो सकती। अब तो अगले साल इलेक्शन चले गए हैं, तो एक तरह से खान साहब के जो बयानिए में सबसे पहला पॉइंट था कि फौरन इलेक्शन हो, नवंबर से पहले इलेक्शन हो, वो तो अब पॉसिबल ही नहीं रहे। तो इसलिए उनके जो प्रेशर था उसका पहला पॉइंट तो उड़ गया। अब दूसरा पॉइंट है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, केयर टेकर गवर्नमेंट बने, तो वो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेगी। और खान साहब ने ना धरना दिया, ना खान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया, सिर्फ धमकियां देते रहे। तो गवर्नमेंट को भी समझ आ चुकी है कि अभी फौरी तौर पर खान साहब ये कर नहीं सकते, ये धमकी जो है इसको अमली जामा नहीं पहना सकते, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ खान साहब शायद समझते हैं कि उनकी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो काम करती रहे, उन्होंने सूबाई हुकूमतें खत्म नहीं की। अगर दबाव डालना होता तो सूबाई हुकूमतें खत्म कर देते और इलेक्शन के लिए दबाव डालते। उन्होंने सूबाई हुकूमतें खत्म नहीं की, तो इसलिए दबाव भी नहीं पड़ा, और इसलिए अब इलेक्शन जो है वो अगले साल पे चलेंगे। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में क्या हुआ है उस पर भी सवाल रखेंगे अपने पैनल के सामने, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। आजम खान ने तैयबा ज़िया को 1 माह तक वज़ीर आज़म हाउस में रखने की तरदीद की है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेशी पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस में कोई 1 माह बगैर इजाजत के नहीं रह सकता। पीएम सेक्रेटरी के पास भी किसी को बुलाने के इख्तियारात नहीं है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने चेयरमैन नैब को तैयबा गुल और उनकी फैमिली को हिरासा न करने की हिदायत की है और कहा है कि इंक्वायरी मुकम्मल होने पर तैयबा गुल के इल्जामात गलत साबित हुए तो केस अदालत जाएगा। नूर आलम खान ने पीएम हाउस और पीएम ऑफिस का रिकॉर्ड तलब कर लिया, जबकि तैयबा गुल ने चेयरमैन नैब जस्ट रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ जिनसी हरासगी के इल्जामात लगाए थे और कहा था कि जिनसी हरासानी की शिकायत वज़ीर आज़म के पोर्टल पर की तो साबिक वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी आज़म खान और ताहिर ए खान ने उन्हें बुलवा लिया और उनसे वीडियोस हासिल कर ली और 1 माह वज़ीर आज़म हाउस में भी रखा। आज का सवाल यह है
کہ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی معاملے پہنچ سکے گی یا نہیں؟ حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ دیکھیں جی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی لیمیٹیشنز ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اعظم صاحب نے، خان صاحب نے، آپ بھی گئے ہیں لیکن بہت انہوں نے ڈیفائنس بھی شو کیا نہ آنے کا. باقی جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے زیادہ کیا ڈاکومنٹس ہو سکتی ہیں کہ جو چیئرمین نیب کے خلاف جو ویڈیو ریلیز کی گئی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے شروع کی گئی تھی، اور مت بھولیں کہ وہ فالو اپ تھا جاوید چوئی صاحب کی، جو ان کے انٹرویو نما کالمز تھے جو انہوں نے چیئرمین نیب، سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب یہ کیے تھے، جن میں انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے پرویز خٹک پہ ہاتھ آنے والا اور میں نے کچھ بندے پکڑے جو حکومت گر جائے گی. یہ انٹرویو آئے، اب بھی ان کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی جاوید چوئی صاحب کے 3 کالمز کی، کہ چیئرمین نیب کے خلاف ان کے عمران خان صاحب کے اس وقت کے ایڈوائزر اور سپوکس پرسن طاہر خان صاحب کے اپنے چینل سے وہ ریلیز کی گئی، اور پورے ملک میں ایک ارتعاش سا پھیل گیا، بالکل ہلچل پھیل گئی، وہ مچ گئی. اب اس کے اندر اگر نہ تو چیئرمین نیب کی اس ویڈیو کا ذکر کیا گیا، اب آ کے اس کو جو ہے دوبارہ جب حالات نے پلٹا کھایا تو اس کو کوشش کی جا رہی ہے. لیکن طیبہ گل ہیں، ان کی اب ساری باتیں اس لیے صحیح ثابت ہوں گی کہ یہ سارے مجرم ہیں. اعظم خان بھی اس کے اندر انڈائٹیڈ ہے اور عمران خان صاحب بھی انڈائٹیڈ ہے، کیونکہ ان کے اوپر الزامات ہیں. اب ان کی سٹیٹمنٹ کو ویریفائی کرنا، ٹیسٹیفائی کرنا جو ہے اس کی جب تک وہ کمیشن نہ بنے اور پوری رپورٹ نہ دے، ان کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اعظم خان صاحب کچھ کہہ لیں. لیکن یہ بات بالکل جس میں سب تو کیا ہی ہے کہ جس طریقے سے چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر حکومتی لیول پہ اس طریقے سے بلیٹنٹلی ایک جو ہے چیزوں کو یا بلیک میل کر کے اپنے مخالفین کو انہوں نے ٹنگوایا ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نظام کو چلانے کی کوشش کی ہو، جس میں یہ سارا اعظم خان ہو یا جو پرائم منسٹر ہاؤس کا جتنا سٹاف ہے، سارے جو پارٹنر کرائم میں اگر یہ کرائم کمٹ ہوا ہے اور ثابت ہو جائے، جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم انکوائری کریں گے اور اس کو ثابت کر کے رہیں گے. صحیح. ریما، آپ کو کیا لگتا ہے اس تمام تر معاملے کا تحقیقات کہاں تک پہنچیں گی؟ اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کسی نتیجے پر پہنچ سکے گی؟ دیکھیے، جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف ایلیگیشنز ہیں وہ بہت سنگین، بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں. ہمارے پینل کوڈ کے مطابق کئی جرائم ہیں جو الیجڈلی انہوں نے کمٹ کیے ہیں، جس میں سیکشول ہراسمنٹ، مس یوز آف پبلک اتھارٹی کی کچھ خاص اقسام جو ہیں، اس میں بھی وہ بھی ایلیگیشنز ان کے خلاف لگی ہیں. تو اس میں صرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا رول نہیں ہے، اس میں آپ کے پورے ایک کرمنل جو نظام ہے اس کا رول ہے. تو مجھے نہیں معلوم ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے کہ نہیں، کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ میری نظر میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ناکافی ہے، ایک ان ایڈیکویٹ فورم ہے. ہاں، بہت سی شاید جو وہ انکوائریز کریں اس سے ہمیں کچھ مزید معلومات ملیں، آگے چل کے وہ کچھ ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں، کچھ ریکمنڈیشنز بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایونچولی وہ کوئی کورٹ تو نہیں ہے. ایونچولی اگر سزا ہوگی وہ تو کورٹ سے ہوگی، اور وہ مجھے نظر نہیں آ رہا وہ ارجنسی، وہ سیریسنس کہ آپ نے ریکگنائز کرنا ہے کہ ان کے خلاف ایلیگیشنز بہت سیریس کرمنل اوفینسز کی ہیں. وہ صرف پولیٹیکل ایک ریٹرک یا نیریٹو نہیں ہے، وہ کرمنل سیکشول ہراسمنٹ کی ایلیگیشنز ہیں. تو اس کے لیے میری نظر میں تو صحیح جو اور ساتھ سائملٹینیسلی بھی چل سکتا ہے، کرمنل انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. یہی سوال ارشاد بھٹی صاحب آپ سے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں آج جو کچھ ہوا اس پر ہم ڈسکشن بھی کر رہے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا یہ جو معاملہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا اینڈ ریزلٹ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا، اس سوال پہ آنے سے پہلے 2-3 باتیں. اس میں کوئی شک نہیں اور کہ مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اس معاملے کی، کسی بھی فورم پر، کسی بھی جگہ پر ضرور ہونی چاہیے. چیئرمین نیب کا طرز عمل اور ان کا بلیک میل کرنا مبینہ طور پر طیبہ گل کو، وہ اس کی ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے. اور جنسی ہراسانی یا اتھارٹی کا اپنے عہدے کا مس یوز کرنا، اس کا بھی معاملہ سامنے آنا چاہیے مکمل طور پر. اور یہ وزیر اعظم ہاؤس میں مبینہ طور پر ان کا رہنا، یا چیئرمین نیب کی، سابق چیئرمین نیب کی ویڈیوز پر ان کو جو بلیک میل حکومت نے اگر کیا ہے تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے. لیکن
मुझे भाईजान ये समझ नहीं आती कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का इस मामले से ताल्लुक क्या है। ये तो मुझे सस्ती शोहरत का कोई एक नतीजा लगता है। मुझे नहीं पता कि आईनी और कानूनी तौर पर वो इनको बुला सकती हैं, इस मसले को टेकअप कर सकती हैं। दूसरी, 2017 में चेयरमैन नैब बने थे जावेद इकबाल साहब, उससे पहले कोई 15 एफआईआर थी तैयबा गुल पर। हमने बहुत ओवर रेटेड कर लिया। वाकई उनके साथ हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, और जो कुछ उन्होंने वो होना चाहिए। वो किसी कोर्ट में नहीं गई, उन्होंने कोई एफआईआर नहीं करवाई, उन्होंने कोई मुकदमा नहीं करवाया। वन साइडेड हमने इंटरव्यूज चलाए। वज़ीर आज़म के पोर्टल पर तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी भट्टी साहब। वो 1940 की बात है। अब तो वो वजीर आजम भी नहीं रहे, वो चेयरमैन नैब भी नहीं रहे, वो आजाद हो गई हैं, वो दबाव से निकल आई हैं, वो प्रेशर से निकल आई हैं। अब जाना चाहिए, पोर्टल से छोड़े, अब जाना चाहिए, मुकदमे पड़े हैं, चीजें पड़ी हैं। वन साइडेड हमने लंबे लंबे इंटरव्यूज किए, वन साइडेड हमने किरदार कुशी इंतहा कर दी एक तरफ से कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप सोचें वो 15 एफआईआर क्या थी जो 2017 से पहले उन पर थी। फिर दूसरी बात यह है कि उनके खामंद और तैयबा गुल साहिबा का मुबैना तौर पर अपना उस दौरान किरदार या अपना उस दौरान तर्ज अमल भी बड़ा मशकूक है कि वो जो कर रही थी, जो आप ऑडियोज ही सुन ले, उस ऑडियोज में उनकी अपनी गुफ्तगू सुन ले, उस और फिर उस उनके मुकदमे सुन ले, वो चेयरमैन नैब के पास पहुंची कैसे, ये कहानी सुन ले, इससे पहले वो क्या क्या उनके बिजनेस थे वो कहानी सुन ले। तो ये बड़ा लंबा एक मामला है, पेचीदा मामला है। आप दें सजा जिसने ये जुर्म किया है, आप सारी तहकीकात करें, आप उन सारे किरदारों को सामने लाएं, मगर खुदारा ये तो ना करें कि एक बंदे पे किरदारों को सामने लाने की आपने बात की। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को जब तलब किया गया बार बार तो वो नहीं आए। रीमा, आप कोई पॉइंट शेयर करना चाह रही हैं प्लीज? देखिए, जिस तरह की एलिगेशंस तैयबा गुल ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ लगाई हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता उन्होंने पहले क्या किया, लेट क्यों आई, अब क्या कर रही हैं। वो एलिगेशंस ऐसी हैं कि उनके खिलाफ हमें ये नहीं कहना चाहिए कि उनका केस कमजोर होता है, उस पर सवाल उठते हैं इस तरह की चीजों से। ये इरेलेवेंट बातें हैं जो अभी भट्टी साहब ने रेज की हैं। अगर उनके खिलाफ कुछ और कंप्लेंट्स हैं, उन्होंने कुछ और जुराइम में आपको लगता है उन्होंने कुछ किया है, तो वो रियासत ने उनके खिलाफ जो प्रॉपर लीगल कोर्स है वो लेना चाहिए था ना। जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने किया, जो एलिगेशंस है, वो क्लियरली सेक्सुअल हैरेसमेंट है, और इस पे आपको इसको ग्रे बनाने की मेरा नहीं ख्याल हमें ये करना चाहिए कि उन्होंने पहले क्यों किया। अगर उनके खिलाफ कुछ हुआ, उन्होंने उस पे आवाज उठाई, जब भी उन्होंने सही समझा उन्होंने आवाज उठाई। इस तरह के केसेस में ऐसे ही होता है। हम क्या चाहते हैं, क्या हमें लगता है प्रॉपर होना चाहिए, ऐसे केसेस में नहीं होता अक्सर। कि उस ऑडियो को लेके लोग तैयबा गुल पे उलट जो है एलिगेशंस लगा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप उनका कॉन्टेक्स्ट देखें, आप सुने उनकी जो उन्होंने बात की है कि उन्होंने वो रिकॉर्ड करने का मकसद क्या था, और उनके साथ क्या कुछ, वो जो पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट है, उसकी क्रोनोलॉजी है, उसमें अगर आप देखेंगे आपको सब ये सेंस बनती है कि वो वहां तक कैसे पहुंची, और उनको इंसाफ नहीं मिला। और मैं ये नहीं कह रही कि वो जो बात है जरूरी है हर चीज उसमें सही हो, लेकिन उनके खिलाफ बहुत नाइंसाफी हुई। वो बहुत फोरम्स पे गई, उन्हें कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बल्कि मीडिया तक में दबा दी गई कि ये बात आगे चल नहीं सकती। इसको मेरा ख्याल है हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये हो रहा था कुछ साल। कंप्लीट खामोशी, सेंसरशिप। ठीक। अब वड़ाई साहब, आपका इस पर कमेंट? ये देखें, मेरा ख्याल में तो जस्टिस जावेद इकबाल का दौर जो था वो एक स्याह बाब था, और जो भी उनके पीछे उनको लगवाने में, फिर उनके साथ मुख्तलिफ केसेस में उनके साथ जो इंस्टिगेट करते रहे, जो कहते रहे, उनके पास केस लगवाते रहे, अकाउंटेबिलिटी के मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को पकड़ा, इन सब का एहतसाब होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस जावेद इकबाल को एक मिसाल बनाना चाहिए, क्योंकि उनके दौर में ये चीजें सामने आ गई थी, और उनको मेरा ख्याल है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नाकाफी है, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस होने चाहिए और उनको बाकायदा इसकी सजा मिलनी चाहिए। सही है। भट्टी साहब, अब आप पर आते हैं। मैं दोनों से इस बात पे एग्री करता हूं, और मैंने शुरू में कहा है, रीमा साहबा ने शायद पूरी बात सुनती नहीं है, या उन तक आवाज़ पहुंची नहीं है, या उनको वैसे ही वो ला के तो बहुत गलत साइड पे वो ले गई। पहली बात ही मैंने ये की कि तहकीकात होनी चाहिए, इल्ज़ामात जो लगे हैं वो उनकी तहकीकात हों, सज़ाएं मिलनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए।
पहली बात ही ये की चेयरमैन साहब नायब साहब का साबिक चेयरमैन नायब का तर्ज अमल, उनकी जो ओहदे का यूज़ या जो भी है वो सारा होना चाहिए। क्रिमिनल्स करें जो सजाएं मैक्सिमम दे दी है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उनके खिलाफ तैयबा गुल से मैंने जो सवाल उठाया है उसको आप एक खास, हमारा पता प्रॉब्लम क्या है, कोई बात कर लें, मेरे लिए वो काबिल एहतराम खातून है, उनको उनके दर्द को मैं वैसे ही फील करता हूं जैसे मैं अपनी मेरी फैमिली के, लेकिन कोई बात कर लें फौरन हमने 1 2 4 जुमले रटे हुए हैं वो उसमें जाके घुसा देते हैं कि अगला बंदा चुप ही ना कर जाए। अब वो जब बात वो ले आते लेकिन भट्टी साहब आप जो मामला कह रहे थे वो पिछले 15 केसेस हों या अगले 15 केसेस हों, ये अलग मामला है। नहीं अलग नहीं, आपकी बात हाशमी साहब बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अब अगर पहले उनके खिलाफ नाइंसाफी हुई थी तो अब दूसरों के खिलाफ भी नाइंसाफी हो रही है। आप उनको भी तो सुने यार, मुकदमा चलाएं, कोई फोरम बनाएं, यक तरफा बुलाई जा रहे फोरम बनाएं, कोई जुडिशियल कमीशन बनाएं। अगर उनका मीडिया ब्लैकआउट किया गया था तो अब हम मीडिया क्या कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये मैं उनके ना करैक्टर पे शक कर रहा हूं ना उनकी मैं जाती जिंदगी पे। मैं कह रहा हूं 15 FIR हुई उन पे चेयरमैन नैब के, जवेद इकबाल के चेयरमैन नैब बनने से पहले, और फिर वो पहुंची वहां कैसे, और फिर उनके खामद और उनका तर्ज अमल भी सामने रखा जाए, तहकीकात करें, मुकम्मल करें, एक तरफ ना दौड़ें जैसे पहले उनके खिलाफ, फिर अब उनको निकलना चाहिए। भट्टी साहब तो आपकी बात सुन ली है रीमा ने, आजम भी नहीं, आजम खान भी नहीं रहे। रीमा आप कुछ कह रही हैं? देखिए भट्टी साहब ने जो पर्सनल मुझ पे अटैक किया है, मुझे नहीं समझ आई क्यों किया। मैं उनकी जो दलील है उस पे कमेंट कर रही थी। खैर, पहली बात ये जो उन्होंने सारा माजी में क्या हुआ, ये क्या हुआ, मेरी नजर में वो इररेलेवेंट है उनकी एलिगेशंस की हद तक, इसीलिए मेरे लिए जरूरी है कि उसको पॉइंट आउट किया जाए। हमें कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए चीजें। इररेलेवेंट है वो उनकी एलिगेशंस की हद तक। देखिए, अब अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन्हें बुला रही है, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल क्यों नहीं जा रहे? उनको तो फोरम मिला है, जाएं अपनी बात करें, नहीं जा रहे। और बार-बार उनको बुलाया जाता है, जा रहे, उनको बुलाया जाता है, वो नहीं जाते। और प्लीज आप कंपेयर ना करें, वो जब नैब चेयरपर्सन थे किस तरह उन्होंने सबको अपने आगे लगाया हुआ था, उनकी कोई रोल पे बात भी करता था, कहते थे ये सेडिशन है, बगावत है, पेमरा बोलने नहीं देता था। और तैयबा जो है वो एक प्राइवेट शहरी है, एक खातून है। आप कैसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि आप वही जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के साथ हो रहा है जो तब उनके साथ हुआ था? ये मुख्तलिफ चीजें हैं। और मैं ये पॉइंट आउट करूंगी, चाहे भट्टी साहब को लगे मैं पता नहीं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनकी दलील पे मैंने रिस्पॉन्ड किया है, कुछ पर्सनल अटैक नहीं किया उनपे। बिल्कुल। और इस डिस्कशन को कंक्लूड इसके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस मामले की तह तक पहुंचे और इसका नतीजा निकले, इल्ज़ामात की तहकीकात हों, इस पर जुडिशल कमीशन बने या केस चले या जो भी मामला, इसका हल होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सोहेल वड़ाई साहब, रीमा उमर, इरशाद भट्टी साहब। आप चारों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।